हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज में आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। क्या आप जानते हैं कि संसद का अधिकांश बारीक काम संसद में नहीं बल्कि इन छोटी समितियों में होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संसदीय समितियों का वर्गीकरण और उनकी आवश्यक शर्तें। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय निकायों के बारे में। और वीडियो के अंत में हम 20 एमसीक्यूज को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले मेन टॉपिक्स देख लेते हैं जिस पे हमें डिस्कस करना है। संसदीय समितियों का अर्थ, महत्व और वर्गीकरण। वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। वित्तीय समितियां, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमिटी। वित्तीय समितियां, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। जांच समितियां, याचिका और विशेषाधिकार समितियां। सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, बिजनेस एडवाइजरी रूल्स। विभिन्न छानबीन और नियंत्रण समितियां, सरकारी आश्वासन, SC/ST कल्याण। संसदीय मंच, पार्लियामेंट्री फोरम्स और समूह। और लास्ट में हम प्रैक्टिस के लिए 20 MCQs भी देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संसदीय समितियों का परिचय और वर्गीकरण। इंट्रोडक्शन। संवैधानिक आधार। संविधान में विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख है, लेकिन इनके गठन, कार्यकाल और कार्यों के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। ये सदन के नियमों के तहत काम करती हैं। दो श्रेणियां। संसदीय समितियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। अस्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमिटीज, जो अस्थायी होती हैं और हर साल गठित होती हैं। तदर्थ समितियां, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं। आवश्यक शर्तें। संसदीय समिति होने के लिए आवश्यक है कि उसे सदन द्वारा नियुक्त किया गया हो, वह अध्यक्ष सभापति के निर्देश पर कार्य करें और अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष को सौंपें। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज। स्थापना। इसका गठन सर्वप्रथम 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1990 के माध्यम से किया गया था। सदस्यता। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्यकाल और चयन। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से 1 वर्ष के लिए किया जाता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। मुख्य कार्य। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती हैं। अध्यक्ष। 1967 से परंपरा है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमिटी। उत्पत्ति। स्वतंत्रता के बाद जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली बार इसका गठन हुआ। सदस्यता। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य
केवल लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। महत्व, इसे सतत मितव्ययिता समिति, कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बजट अनुमानों के में सुधार और दक्षता के सुझाव देती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, स्थापना 1964 में कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर इसका गठन किया गया। सदस्यता, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा। कार्य, यह सरकारी उपक्रमों के खातों और रिपोर्ट की जांच करती हैं और देखती हैं कि वे व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। कुल संख्या, वर्तमान में कुल 24 विभाग संबंधी अस्थायी समितियां कार्यरत हैं। संरचना, प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने सदस्यों को नामित करते हैं। कार्य, इनका मुख्य कार्य मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार करना, वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना और विधेयकों पर विचार करना है। अन्य महत्वपूर्ण समितियां, अदर कीज कमिटीज, कार्य निमंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। लोकसभा की समिति में 15 और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। यह सदन की समय सारणी विनियमित करती हैं। नियम समिति, रूल्स कमिटी, यह सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों पर विचार करती हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। विशेषाधिकार समिति, यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन के मामलों की जांच करती हैं। एथिक्स कमेटी, इथिक्स कमेटी, यह सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करती हैं। और अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट है, संसदीय समिति होने के लिए अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल नहीं है। अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल नहीं है। इसके सदस्यों का चुनाव अनिवार्य रूप से जनता द्वारा होना, ये शर्तों में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति, पीएसी में राज्यसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं। 7 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सतत मितव्ययिता समिति के रूप में किसे जाना जाता है। सतत मितव्ययिता समिति के रूप में किसे जाना जाता है। प्राक्कलन समिति को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः किस दल से चुना जाता है। किस दल से चुना जाता है। विपक्षी दल से चुना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाग संबंधी अस्थाई समितियों
की कुल संख्या कितनी है? विभाग संबंधी अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका 24 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक विभाग संबंधी अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्रत्येक विभाग संबंधी अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया? सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया? कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। और किस समिति का गठन किया गया? सार्वजनिक उपक्रम समिति। नेक्स्ट है आपका लोकसभा की नियम समिति रूल्स कमिटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये आपका लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, क्या कोई मंत्री किसी वित्तीय समिति का सदस्य बन सकता है? क्या कोई मंत्री किसी वित्तीय समिति का सदस्य बन सकता है? नहीं, मंत्रियों को इन समितियों में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति किसके प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेषाधिकार समिति कमिटी ऑन प्रिविलेज में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तदर्थ समितियों के संदर्भ में प्रवर समिति सेलेक्ट कमिटी का कार्य क्या है? किसी विशिष्ट विधेयक पर विचार करना और रिपोर्ट देना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सरकारी आश्वासन समिति कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस लोकसभा में कितने सदस्यों वाली होती है? ये आपका 15 सदस्यों वाली होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चांद मथाई की सिफारिश पर 1950 में कौन सी समिति गठित की गई थी? प्राक्कलन समिति गठित की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एथिक्स कमेटी का गठन राज्यसभा में पहली बार किस वर्ष किया गया? किस वर्ष
किया गया? 1997 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विभागीय अस्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्या होता है? 21:10 होता है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण संसदीय समितियों पर। हमने देखा कि कैसे प्राक्कलन समिति सतत मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती हैं और कैसे सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डीपीआर क्लासेस के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।